जय माँ सरस्वती। राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में जूलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जो लेक्चर नंबर 2 तक हम देख लिए थे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 तक हो गया था, लेक्चर नंबर आज 3 है। तो इसमें हम देखेंगे सिंपल इपिथेलियम के बारे में। इसमें हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखेंगे। कुछ सिंपल एपिथेलियम के बारे में लेक्चर 2 में हम बता दिए थे। आज लेक्चर नंबर 3 में भी सिंपल एपिथेलियम के बारे में है। तो इस सिंपल एपिथेलियम पर इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे कि मॉडिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम में सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है। ठीक है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, तो इसको जानने के लिए पहले हम करेंगे, एक हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। जो ये रेड रेड यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा गया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? इपिथेलियम सेल है। ये जो ऐसे बनाया गया है वर्क की तरह, ये क्या है? तो इपिथेलियम सेल है। और इसमें क्या होता है, इस सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है कि इसमें दो सरफेस होती है। दो सरफेस होती है, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तो नीचे वाला जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे अटैच सरफेस। इस नीचे वाला सरफेस को क्या बोलेंगे? अटैच सरफेस। और अटैच सरफेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अटैच सरफेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या है? अटैच है। ऑयल का सरफेस ये हो गया अटैच सरफेस। और इसका दूसरी का सरफेस कौन सा है? वो ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो, इसके ऊपर कुछ भी है नहीं है, एकदम से प्लेन है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री सरफेस हो गया। नीचे वाला अटैच सरफेस इसलिए पड़ा क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, इसलिए नीचे वाला अटैच सरफेस। और ऊपर वाला फ्री है, इस पर कुछ भी चीज ऐसा चीज नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस पर ही मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि ऊपर ही क्या होता है? इसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। यानी कि इस फ्री सरफेस पर ही मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं इस फ्री सरफेस पर ही। तो देखो, जो ये मॉडिफिकेशन की बात हो रहा है, तो इसमें हम दो मॉडिफिकेशन को देखेंगे। जो मॉडिफिकेशन कहाँ पाए जाते हैं? सेल के सेल के फ्री सरफेस पर पाए जाते हैं ना मॉडिफिकेशन। तो इसी सेल के फ्री सरफेस पर हम दो मॉडिफिकेशन देखेंगे। एक देखेंगे माइक्रोविलाई को देखेंगे, और दूसरा हम किसको देखेंगे? सीलिया को देखेंगे। मॉडिफिकेशन में किसको देखना है? माइक्रोविलाई एंड सीलिया को देखेंगे। और एक बात और जान लीजिए कि जो आपका ये माइक्रोविलाई है और ये सीलिया है, ये जब भी माइक्रोविलाई और सीलिया जब भी मिलेंगे ना, आपको क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे मिलेंगे, या सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे मिलेंगे, या सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम पे मिलेंगे। इसके अलावा नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपके सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे मिलेंगे, या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे मिलेंगे, या सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम पे मिलेंगे। दो ही जगह मिलेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम पर। आपके इसके कहाँ मिलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के कहाँ मिलेंगे? तो जैसे इस यहाँ पे फ्री सरफेस है ना इसका, इसका वहीं उसके फ्री सरफेस पर ही, यानी कि ऊपर ऊपर ही आपका इसका मॉडिफिकेशन, यानी कि माइक्रोविलाई एंड सीलिया मिलेंगे। सेल के फ्री सरफेस पर इसी पर मिलेंगे। ठीक है। ये माइक्रोविलाई एंड सीलिया उसी पर फ्री सरफेस पर ही मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो एंटी लिखा है, कि एंटी का मतलब प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट होता है। तो यानी कि सेल के फ्री सरफेस पर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है यही, इसलिए ये एंटी लिखा गया है। प्रेजेंट होता है मॉडिफिकेशन, क्या होता है? प्रेजेंट होता है किस पर? सेल के फ्री सरफेस पर। अब हमें देखना है मॉडिफिकेशन में कि जो माइक्रोविलाई है और सीलिया है, तो माइक्रोविलाई कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, और सीलिया कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं इसके मॉडिफिकेशन।
अब आइए इसका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहले मॉडिफिकेशन में किसके बारे में जानते हैं? इस माइक्रोविलाई के बारे में, तो बाद में सिलिया के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोविलाई में देखो क्या होता है, माइक्रोविलाई होता क्या है, ठीक है। तो माइक्रोविलाई, पहले बात जान लो कि माइक्रोविलाई जो होता है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो माइक्रोविलाई है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ऐसे करके देखो, ये फिंगर की तरह है ना, ऐसे 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 करके क्या है, फिंगर की तरह है। तो ये इसका फिंगर की तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर भी होता है। और फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो फॉर्म फ्रॉम प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि ये जो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी देखो, ये इससे समझाते हैं। जैसे में कोई भी ऐसी लाइन हो गया, इस लाइन, कोई भी ऐसा लाइन हो गया, कोई भी ऐसा मतलब वस्तु हो गया जो इस तरह लंबी तरह से रखा गया है। इस लंबा तरह से रखा गया है, तो इसको हमें छोटा एरिया में इतना दूर में हम कवर कैसे कर सकते हैं? इतने दूर में हम इसको कैसे रख सकते हैं? तो इतना दूर में इसको रखने के लिए क्या करेंगे, इसको फिंगर की तरह क्या करेंगे हम, मोड़ेंगे, यानी कि फिंगर की तरह इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि इस जो ये लाइन है सीधा, इसको हम फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे? तो हम इसको ऐसे फिंगर की तरह ने फोल्ड करेंगे, फिंगर की तरह इसको फोल्ड करेंगे। तो ये फोल्ड हो गया ऐसे। तो ऐसे फोल्ड जब ये हो गया, तो देखो, इतना बड़ा वस्तु को, इतना बड़ा हम लाइन को हम इतने दूर में क्या कर लिए, फोल्ड कर लिए। तो इसी फोल्ड को हम फिंगर लाइक बोलेंगे, फिंगर लाइक। और फिर जो फोल्ड है ये क्या है, कौन, इसका नाम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लिखा भी है। देखो, यहाँ पर लिखा भी होगा कि ये तो जान गया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। माइक्रोविलाई जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो फोल्ड हुआ है इसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फ्री सरफेस। आई किस पर है? तुमने तुमको बताया था क्या ना, कि जो मॉडिफिकेशन होता है किस पर होता है? फ्री सरफेस पर। तो ये मॉडिफिकेशन माइक्रोविलाई के कहाँ हुआ है? फ्री सरफेस पर। यानी कि ऊपर हुआ है ना, यहाँ पे देखो, माइक्रोविलाई के कहाँ हुआ? ऊपर हुआ है। तो तो लिखेंगे ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहाँ हुआ है? ऑफ द फ्री सरफेस पर हुआ है। ऑफ द सेल, सेल ही ना है, सेल के फ्री सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसे ही ना है। तो ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये पहले क्या क्या सीखा है? ये नॉन मोटाइल होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? फोल्डेड होता है किस पर? फ्री सरफेस पर। सेल के फ्री सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये एक और बात, जो ये लिखा है कि ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये हिलने वाले नहीं है, एक जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, इसका जगह फिक्स है, ये हिलने वाले नहीं है, जिसको हम नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जानो, जब जब इपिथीलियम में ये क्या है? एपिथीलियम है। जब इपिथीलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जब इपिथीलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है इसमें माइक्रोविलाई, तो इसको हम ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? इसको नाम देते हैं ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनाया गया कैसे? देखो, पहले तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया गया, ये रेड वाला क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इपिथेलियम को बनाया गया है। और इस इपिथेलियम में क्या किया गया है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर की तरफ मोड़ दिया गया है। ल- छोटे यानी कि बड़े वस्तु को एक जगह छोटे कर देना, यानी कि एल, क्या हो गया? लंबाई इसका लेंथ हो गया एल, इसी एल में समेट देना बड़े बड़े दूरी, मतलब क्या है? बड़े कोई वस्तु है उसको छोटे से एरिया में कवर कर देना, छोटे से एरिया में ला देना, उसी को तो बोलते हैं
माइक्रोविलाई, ठीक है। देखिए, मैं वापस इस स्ट्रक्चर को समझाते हैं। तो ये जो है, ये जो आपका क्या है, ये जो लाइन खींचा गया है, ये ब्लू कलर का है, यहाँ से यहाँ तक इस सेल है, ये क्या है, सेल है। और सेल किससे अटैच होता है, सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है, यानी कि बीएम से अटैच होता है। और सेल की जो ऊपरी सतह होती है, जो यहाँ पे ऊपर ऊपर सतह इसी को ना बोलेंगे, तो वहीं ऊपरी सतह पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बेहतरीन तरह से, अच्छा तरह से फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, अच्छे तरह से फोल्ड हो जाती है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, इसी को हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये जो ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम है, ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है, एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो ये हमें बताइए कि माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, यहाँ तक ले तो पढ़ लिए। तो इसका काम हो गया ना, तो इसका काम यही है कि दे इंक्रीज इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया में, जैसे यहाँ से यहाँ तक था, तो इस सरफेस एरिया में ज्यादा दूर तक फैला था, तो उसको बाई 20 टाइम्स फॉर एब्जॉर्शन, उसको एब्जॉर्शन करके, उसको समेट कर, छोटा करके एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बना देना ही माइक्रोविलाई का काम है। यानी कि इसका सबसे पहले का निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि बड़े से बड़े वस्तुओं को छोटे से जगह में लिया कर कवर कर देना, यानी कि रख देना ही माइक्रोविलाई कहलाता है। तो इसलिए लिखा गया कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 20 टाइम्स फॉर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। यानी कि बड़े से बड़े वस्तुओं को छोटे चीज में एब्जॉर्प्शन कर देता है, यानी कि समेटने का काम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है सिंपल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। सिंपल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, इसका भी सिंगल लेयर होता है। वही है सिंपल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, जिसके अंदर माइक्रोविलाई होता है, जिसके अंदर माइक्रोविलाई होता है। इसका दो टाइप होता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, और सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। हम आपको बताए थे कि वो क्यूबॉइडल में ही और एक कोलुमनार में ही, दोनों में ही माइक्रोविलाई होते हैं, बाकी और सब में नहीं होते हैं। तो क्यूबॉइडल पढ़ा जा रहा है किसमें, तो सिंपल क्यूबॉइडल है, लेकिन ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम है, और दूसरा है सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ये है आपका दूसरा टाइप। देखो, देखो इसमें क्या है कि सिंपल क्यूबॉइडल तो है, ब्रॉस बॉर्डर लगाने का मतलब क्या हुआ, ब्रॉस बॉर्डर लगाने का मतलब यही है कि इसमें माइक्रोविलाई क्या प्रेजेंट है। और सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब क्या, क्यूबॉइडल का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोविलाई है वो क्यूबॉइडल के फ्री सरफेस पर क्या है, प्रेजेंट है इसमें। यानी कि ब्रॉस बॉर्डर, यानी कि माइक्रोविलाई है क्यूबॉइडल के फ्री सरफेस पर, इसमें भी ब्रॉस बॉर्डर है, यानी कि माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट है कोलुमनार सेल के फ्री सरफेस पर प्रेजेंट है। और ये जो आपका होता है पीसीटी में होता है, ठीक है। तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ये आपका पीसीटी में पाया जाता है। पीसीटी में, पीसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है नेफ्रॉन में पाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा है आपका सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें भी माइक्रोविलाई होता है। तो इसका ये जो पाया जाता है सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में यह सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाया जाता है। तो हमें बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। डाइजेशन फूड का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब तो मैंने किसको, पहिलका मॉडिफिकेशन के बारे में जान लिया। पहिलका मॉडिफिकेशन में माइक्रोबिलाई था। अब दूसरा मॉडिफिकेशन में सीलिया के बारे में जानूंगा कि सीलिया अ, होता क्या है, ठीक है।
तो पहले का मॉडिफिकेशन जानने के बाद सिलिया के बारे में जान लेते हैं कि सिलिया होता क्या है। ठीक है, तो इस सिलिया के बारे में देखते हैं। तो हम सिलिया का मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो इस सिलिया, तो जिस इपिथेलियम में अगर सिलिया प्रेजेंट है उसको हम सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं। तो आइए हम सिलिएटेड इपिथेलियम इनकी सिलिया के बारे में समझते हैं। पहली का बात, तो सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये तो पहले क्या हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या है, इपिथेलियम है। इस इपिथेलियम पर सिलिया इसके सरफेस पर न रहेगा। कहा क्या गया है कि सिंपल कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में और सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में ही माइक्रोविलाई और सिलिया प्रेजेंट होता है। और उसमें भी किस पर, तो फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस में कहाँ है, तो इसी पर यही ना फ्री सरफेस बोला जाता है। तो वो इसलिए तो इसके ऊपर जो क्या है, इस एपिथेलियम के ऊपर सिलिया है। तो कैसा सिलिया है, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, जैसे मेरे बाल का जो हेयर है उसी, मतलब कैसा है, मतलब थोड़ा मूव करने वाला है मेरा बाल, उसी प्रकार सिलिया भी मूव करता है। ठीक है, मेरे बाल की तरह ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 मूव करता है सिलिया। ठीक है, तो सिलिया तो पहले की बात, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, मेरे बाल की तरह ये भी सिलिया होता है। आइए मोटाइल स्ट्रक्चर, अर्थात मोटाइल स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। मोटाइल स्ट्रक्चर अर्थात इसको दे बीट इन ए कोऑर्डिनेट फैशन। मोटाइल स्ट्रक्चर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे, ये क्या करता है, बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड फंक्शन फैशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल क्या होता है कि कोई किसी भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह सिलिया ले जाने में मदद करता है। अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पे रखा गया है तो उस वस्तु को सिलिए के सहारे, यानी कि सिलिया ढकेल कर सिलिया के सहारे वो बी पार्टिकल पे लेकर ले जाकर पहुंचा देगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है तो सिलिया ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे 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 मूव करके ये पार्टिकल से ढकेलते ढकेलते बी पार्टिकल तक पहुंचा देगा इस सिलिया के सहारे। तो उसी बात को कहा गया है कि इसको मोटाइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि दे बिट इन ए कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिले सिली सिलियरी बीटिंग जो है, बीटिंग मतलब हिलना, सिलियरिंग बीटिंग जो है हेल्प इन मूव ए पार्टिकल। देखो, मूव ए पार्टिकल लिखा है, मूव ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, पार्टिकल को मूव करने में क्या करता है, मदद करता है। किसके सहारे, हिल कर, सिलियरी बीटिंग करता है, यानी कि ऐसे 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 हिल हिल के, ऐसे ऐसे हिल हिल के ये मदद करता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। यानी कि हम कह सकते हैं सिलिया का जो काम है, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम का जो काम है, और कोई भी पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यानी कि अपने सिलिए के सहारे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के सहारे, बीट करने के सहारे, हिलने के सहारे वो एक पार्टिकल को दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है ढकेल कर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। अब इसके आगे देखेंगे कि सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम, यानी कि सिलिएटेड इपिथेलियम में इसी सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ होता है, तो ये तो सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड इपिथेलियम और सिंपल कोलुमनार सिलिएटेड इपिथेलियम, दो टाइप इसका हो गया। तो ये जो सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड जो इपिथेलियम है क्यूबाइडल वाला है, ये ब्रंक्यूल्स में होता है क्यूबाइडल वाला। और कोलुमनार एपिथेलियम जो होता है ये फलोपियन ट्यूब में होता है। फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, कोलुमनार सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम फलोपियन ट्यूब में होता है और सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रंक्यूल्स में होता है। और देखो, ये तो हो गया कि सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड इपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स में होता है और सिंपल कोलुमनार सिलेटेड इपिथेलियम फिलोपियन ट्यूब में होता है। और ये जो फिलिपियन ट्यूब है,
तो फ़्लैपियन ट्यूब जो है ना उसको ओविडक्ट भी कहते हैं। यानी कि फ़्लैपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कह लेते हैं, ठीक भाई? इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फ़्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है? तो ओविडक्ट या फ़्लैपियन ट्यूब कहो। तो हम सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम देख लिए, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता क्या है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में लिखा है कि इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। ये जो होता है ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जहाँ जहाँ ग्लैंड्स होगा वहाँ वहाँ ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, ठीक है? यानी कि ग्लैंड्स में ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। और आगे लिखा है कि इट इज ए सिंपल एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना वो सिंपल एपिथेलियम होता है, यानी कि सिंगल सेल इसमें होता है, ठीक है? और इसके बारे में आगे लिखा है सेल्स आर जनरली क्यूबॉइडल और कोलुमनार। यानी कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो सेल्स होती है वो जनरली यानी कि वो क्यूबॉइडल में होगी या कोलुमनार में होगी, ठीक है? दो ही में हो सकती है, या तो क्यूबॉइडल में इसकी सेल्स होगी या कोलुमनार में होगी। किसका? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो सेल्स होगा वो क्यूबॉइडल या कोलुमनार एपिथेलियम में होगा, ठीक है? और आगे लिखा गया है कि these cells have a great power of synthesis and secretion। यानी कि these cells इसके जो सेल्स होता है वो ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का? तो इस डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम से। तो देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इस लाइन को कि एक पहले हम सेल बनाएंगे एपिथेलियम सेल, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल बनाया, ठीक है? तो देखो इसमें क्या है कि इसके अंदर क्या होता है सेल कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि सेल इसके अंदर बनते हैं। बनना को क्या बोलते हैं सिंथेसिस कहते हैं, वो कहते हैं। और इसी सेल को बाहर निकालना क्या कहते हैं सिक्रीशन कहलाता है। यानी कि सेल का फॉर्मेशन होना कंपाउंड फॉर्मेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिंथेसिस। यानी कि जो चीजें बन रहा है सेल बन रहा है उसको हम सिंथेसिस कहेंगे, यानी कि अब वही सेल बाहर अगर निकल रहा है उसी को हम सिक्रीशन बोल रहे हैं। सिक्रीशन का मतलब हो गया रिलीज एक कंपाउंड, जो कंपाउंड है वो बाहर निकल रहा है, सेल जो है बाहर निकल आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल है वो रिलीज हो रहा है बाहर बाहर की तरफ आउट हो रहा है, उसी को हम सिक्रीशन बोलेंगे। और जो बन रहा है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है बन रहा है उसको हम सिंथेसिस बोलेंगे, ठीक है? तो इसी लाइन का मतलब यही हुआ कि दीज सेल्स जो सेल्स जो है वो बन रहा है उसको हम सिंथेसिस बोलेंगे। जो बाहर निकल रहा है उसको हम सिक्रीशन बोलेंगे। तो इसलिए दीज सेल्स हैव ए ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो इस सिंथेसिस और सिक्रेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, ठीक है? और आगे जो है यहाँ तक तो देख लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्लैंड्स, इनकी ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहो या ग्लैंड्स कहो, ठीक है? बात तो एक ही है। तो इसमें देखो अब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन नंबर वन, यानी कि क्लासिफिकेशन इसका बढ़ते जाएगा वन हो जाएगा, इसमें वन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन नंबर टू पढ़ेंगे। तो पहली जो बात जान लो कि जो ग्लैंड्स है हमारे शरीर में ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं। देखो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। तो ग्लैंड्स कितने प्रकार के हो गए? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। पहले यूनिसेलुलर ग्लैंड्स को देख लेंगे, उसके बाद हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के देख लेंगे, तो क्लासिफिकेशन नंबर टू को देखेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर वन है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स, consist of single cell which is responsible for synthesis and secretion of a compound। तो इस लाइन को समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं, तो इस लाइन को समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे डायग्राम को बनाने के लिए पहले एक हम बेसमेंट मेम्ब्रेन लेंगे। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आपका ऐसे ऐसे जो दिख रहा है एक कोलुमनार सेल है। कौन सा सेल है? कोलुमनार सेल। कोलुमनार सेल ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो पहले ऐसे यहाँ तक कोलुमनार सेल आधा बना लेंगे, फिर इधर से आधा कोलुमनार सेल बना लेंगे और बीच में थोड़ा जगह छोड़ेंगे, और बीच में जो जगह छोड़ेंगे उस पर बना देंगे
कोलुमनार सेल ही बनाएंगे, लेकिन वाइन की तरह कोलुमनार सेल बनाएंगे। वाइन के जो गिलास होता है ना, वाइन उसकी तरह इस तरह करके वाइन की तरह एक गिलास बना देंगे। तो इसको हम बोलते हैं, जो वाइन की तरह एक गिलास है, इसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल। इसको बोलते हैं गोबलेट सेल। ठीक है। और ये जो गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल, ये गोबलेट सेल करता क्या है कि म्यूकस का सिंथेसिस पहले करता है, यानी कि म्यूकस पहले बनाता है। जैसे में इसके अंदर जो है आपका म्यूकस को बनाएगा, सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस मतलब बनाना, उसको बनाएगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके अंदर म्यूकस को बनाया, और फिर म्यूकस को बनाने के बाद इसको सिक्रीट भी करता है, यानी कि सिंथेसिस किया फिर इसको सिक्रीट किया। सिक्रीट मतलब बाहर निकाला। तो ऐसे इस तीर की निशानी से मतलब क्या है, इसको दिखा रहा है ऐसा बाहर आ गया। तो बाहर मतलब निकालता है, यानी कि बाहर की तरफ सिक्रीट करता है। अंदर की तरफ म्यूकस बनता है गोबलेट सेल में, और बाहर की तरफ सिक्रीट होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो इसमें एक ही सेल जो है, जो ये वाला वाइन की तरह, वाइन ग्लास की तरह जो है, वही एक सेल जो है जिसको गोबलेट सेल सेल बोला गया है, वही एक सेल जो है वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है और सिक्रेशन कर रहा है। इसलिए इसका नाम यूनिसेलुलर ग्लैंड पड़ गया। ठीक है। एक ही सेल ना कर रहा है भाई, सब तो कर नहीं रहा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एक सेल सिंथेसिस कर रहा है, एक सेल यही सेल सिक्रेशन भी कर रहा है। तो सिंथेसिस और सिक्रेशन एक ही सेल कर रहा है, इसलिए इसका नाम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पड़ गया। क्योंकि एक ही सेल सिक्रेशन और सिंथेसिस दोनों का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पड़ गया। तो और ये जो आपका है ब्लू कलर का, ये क्या है, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम है। कोलुमनार के इपिथेलियम है, और ये भी कोलुमनार इपिथेलियम लेकिन नहीं, गोबलेट सेल है। ये अकेला है। तो जब ये अकेला सिक्रीशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, इसी लाइन को हम लिख देंगे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में, कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। क्या है, सिंगल सेल ना है। इस कोलुमनार से इपिथेलियम में ये क्या है, ये सिंगल है, सिंगल सेल है। इसलिए कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसका काम क्या है, क्या चीज का रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, सिंथेसिस और सिक्रीशन का रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ए कंपाउंड कर रहा है। ठीक है। इस ये गोबलेट सेल, गोबलेट सेल का यही काम है कि सिक्रीशन करना और सिंथेसिस करना, सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना। ठीक है। जिसको इसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक ले। तो आगे जो लिखा गया गोबलेट सेल, तो गोबलेट सेल का काम क्या है, इस गोबलेट सेल का काम क्या है, सिंथेसिस करने का और सिक्रीशन करने का। किसको, म्यूकस को। तो वही बात को लिखा गया है, सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है म्यूकस को। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो गोबलेट सेल हो जाएगा। तो हम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता क्या है, आइए हम देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर के बारे में यही लिखा गया है कि कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ए कंपाउंड। उसमें क्या था, इसमें था आपका सिंगल सेल, और इसमें क्या है, मेनी सेल। इसमें भी सब क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल इसमें भी हो रहा है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन दोनों हो रहा है, लेकिन इसमें मेनी सेल कर रहा है। तो इसका डायग्राम से समझते हैं कि, इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसमें देखो, ये जो है आपका मेनी सेल है, यहाँ पर इस ऐसे ऐसे ये सब क्या है, ये सब सेल बना गया। इसी सेल में इसके अंदर क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर आपका क्या सीक्रेट हो रहा है, तो जो कम ये क्या है, ये बहुत सारे सेल है। ये जो रेड कलर का है, ये सब क्या सेल है, ये सभी सेल जो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, सब कंपाउंड बनाते हैं। जो ब्लू कलर का है वो आप कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड बनाने को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। और सिंथेसिस करते हैं, और उसको फिर बाहर सीक्रेट कर देते हैं, कि बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें एक सेल तो नहीं हुए, बहुत सारे सेल हुए, और बहुत सारे सेल कंपाउंड बना रहे हैं,
और बाहर क्या कर रहे हैं उसको सीक्रेट कर दें। तो इसी बात को हम लिख देंगे कि कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। इसमें क्या है, मेनी सेल्स, बहुत सारे ना सेल्स है, तो मेनी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, सब रिस्पॉन्सिबल सभी कर रहे हैं सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में ऑफ ए कंपाउंड को बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, जो बना हुआ कंपाउंड है उसको बाहर कर दे रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ ए सिक्रीशन ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड बना है, सिंथेसिस हुआ है, उसको बाहर सिक्रीट कर दे रहा है। उसी को हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें सेल्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं और बाहर सिक्रीट कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता था, एक ही सेल उसमें सिक्रीट करता था, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का काम करता है केवल गोबलेट सेल, इसलिए इसका यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पड़ गया। लेकिन इसमें बहुत सारे सेल कंपाउंड बना रहे हैं और बाहर की तरफ सिक्रीट कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, तो इस मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा थायराइड ग्लैंड्स हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सीबेकस, सीबेशियस, सीबेशियस ग्लैंड, उसके बाद मेमरी ग्लैंड। ये जितने भी ग्लैंड्स हम मैंने बोला वो सब के सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है। एक के छोड़कर बाकी सब हमारे शरीर में मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। वो कौन सा ग्लैंड को छोड़कर, तो वो गोबलेट सेल को छोड़कर, गोबलेट सेल, यही एक सेल को छोड़कर बाकी सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बारे में हम अच्छे से जान लिए, ठीक है। अब देखेंगे ग्लैंड्स में ही देखेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर 1 था, अब क्लासिफिकेशन नंबर हम अब 2 को देखेंगे, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन नंबर 2 में आइए हम देखते हैं। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, किस पर बांटा गया है, डक्ट इसमें है या नहीं है, डक्ट प्रेजेंट है या डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसी पर क्लासिफिकेशन नंबर 2 को किया गया है। ग्लैंड्स में क्लासिफिकेशन नंबर 1 दूसरा था, क्लासिफिकेशन नंबर 2 दूसरा ग्लैंड है, लेकिन दूसरा दूसरा इसमें डक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, इसी पर हम क्लासिफिकेशन इसका हम देखेंगे। तो इस ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यानी कि 3 ग्लैंड इसमें पाए, 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे इसका, ठीक है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिखा गया है कि इसमें डक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस लाइन को लिखा गया है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर जो पार्ट होता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन करता है एक कंपाउंड को विथ द हेल्प ऑफ डक्ट, जो होता है विथ द हेल्प ऑफ डक्ट जो होता है, दिस कंपाउंड रीच करता है, पहुंचाता है टू इट्स डिजायर लोकेशन तक पहुंचाता है। जैसे सिक्रिट से, इसके सिक्रिट में कौन हो जाएगा, आयल, मिल्क, म्यूकस, डाइजेस्टिव और इंजाइम्स और ईयरवैक्स, सबको पहुंचाता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लिवर, स्वीट ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। इस सबको जानने के लिए ये तो पहले का बात जान गया कि डॉक्टर प्रेजेंट होता है। और इस लाइन को जानने के लिए पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, तो इस लाइन को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एक नंबर में एक जो ग्राइन के बारे में, एक जो ग्राइन के बारे में, ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, एक जो ग्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम ग्लैंडुलर, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं और एक डक्ट पार्ट होते हैं। ग्लैंडुलर पार्ट के बारे में तुम ऊपर भी पढ़ा है कि ये जो है ग्लैंड है, ग्लैंडुल, इसी तरह हम ग्लैंड को बना लेंगे। तो इसके बारे में तुम अच्छे तरह से जानता है कि सिक्रीशन सेल जो होता है कंपाउंड को बाहर की तरफ सिक्रेट करता है, कंपाउंड बनते हैं और बाहर की तरफ सिक्रेट बनते करते हैं, इसी को हम बना देंगे यहाँ पे। ग्लैंडुलर पार्ट को एक बना देंगे, एक डक्ट वाले पार्ट को बना देंगे। जो ये रेड वाला आपको दिख रहा है, तो वो क्या, कौन सा पार्ट है, तो ग्लैंडुलर पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 में ग्लैंडुलर पार्ट हो जाएगा। और ये जो आपका
रेड वाला दिख रहा है इसको हम ग्लैंडुलर पार्ट बोलेंगे, तो सिरका वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसको हम डक्ट बोलेंगे। तो ग्लैंडुलर पार्ट के बारे में बताते हैं कि होता क्या है। कि ग्लैंडुलर होता है यही कि इसमें जो सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं और उस कंपाउंड को बाहर फिर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, बाहर सिक्रीट करते हैं। और डक्ट का काम करते क्या होता है, डक्ट का काम यही होता है, ये जो बाहर सिक्रीट किया हुआ है, ये जो कंपाउंड को, एक ग्लैंडुलर पार्ट जो बाहर सिक्रीट किया हुआ है कंपाउंड को, इसी कंपाउंड को इसको इसी कंपाउंड को क्या कर देना, बाहर कर देना, एक डिजायर लोकेशन तक पहुंचाना, जहां इसको पहुंचने का जरूरत होता है, उस जगह पर पहुंचाना डक्ट का काम होता है। कि किस चीज को, इस कंपाउंड को जो सीक्रेट किया है ग्लैंडुलर, उसी को क्या करता है, डक्ट के सहारे कहाँ जाता है, जहाँ डिजायर लोकेशन होता है, जहाँ जरूरत होता है, वहां पर ये डक्ट के सहारे चले जाते हैं एक कंपाउंड, ठीक है। तो ग्लैंडुलर पार्ट के क्या कौन सा काम है, सिंथेसाइज करने का, यानी कि सिंथेसिस किया, यानी कि कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, यानी कि बनाया और उसको सिक्रीट किया, और फिर कंपाउंड को, यानी कि कंपाउंड क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, यानी कि बना और बाहर की तरफ सिक्रीट हुआ, यानी कि बाहर की तरफ निकला। और ये बाहर की तरफ जो निकला कंपाउंड, इसको एक डिजायर्ड लोकेशन तक, सही जगह तक पहुंचाना, जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचाना, किसका काम है, डक्ट का। तो ब्लू कलर के क्या है, डक्ट का। तो यही डक्ट का काम है पहुंचाना, तो इसको लिखेंगे टेक्स द कंपाउंड टू द डिजायर लोकेशन। तो डक्ट का काम क्या हो गया, टेक्स द कंपाउंड टू द डिजायर लोकेशन तक पहुंचाना। और देखो ये तो हो गया, दो पार्ट में बट गया। पार्ट वन में हो गया ग्लैंडुलर पार्ट हो गया, और डॉक्ट दूसरी का पार्ट में हो गया डॉक्ट, ठीक है, तो ये इसको डॉक्ट बोल दिया। और सिंपल क्यूबॉइडल जो डॉक्ट ऑफ जो ग्लैंड है, या डॉक्ट ऑफ ग्लैंड वाला, इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। मतलब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल है डॉक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद, तो इस एग्जाम्पल का मतलब डॉक्ट ऑफ जो ग्लैंड्स होता है उसमें कैसा इपिथेलियम होता है, तो डॉक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है। तो अब हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्या, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये डक्ट प्रेजेंट है, तो अभी तो लिखा गया डक्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो इस बात को ठीक है, डक्ट प्रेजेंट हो गया। उसके बाद दूसरी का लाइन लिखा है कि ग्लैंडुलर जो पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट, उसमें सिंथेसाइज एंड सीक्रेट ऑफ ए कंपाउंड होता है, उसमें सिंथेसाइज और सीक्रेट होता है कंपाउंड का। तो मैंने बोला कि जो ग्लैंडुलर पार्ट रेड वाला है, इसमें सेल क्या करते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं और बाहर सिक्रेट करते हैं। तो ये भी लाइन हो गया कि जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो सिंथेसाइज एंड सिक्रेट करते हैं कंपाउंड का। और उसके बाद एक विथ द हेल्प ऑफ डक्ट, और किसके सहारे वो सिंथेसाइज करते हैं और बाहर निकलते हैं, मतलब पहुंचाते हैं, तो डक्ट के द्वारा हेल्प, विद द हेल्प ऑफ डक्ट दिस कंपाउंड रीचेज टू दिस डिजायर लोकेशन। यानी कहने का मतलब, ये जो कंपाउंड सिक्रीट सिंथेसाइज होकर जो सिक्रीट हो रहा है, उसको किसके मदद से वो, मतलब कंपाउंड को पहुंचाया जा रहा है, कंपाउंड को। तो डक्ट के सहारे से, दिस कंपाउंड, यानी कि डक्ट के सहारे से दिस कंपाउंड के ये कंपाउंड को रीच किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है टू दिस डिजायर लोकेशन तक, जहां उसकी जरूरत है वहां डिजायर लोकेशन तक इसको पहुंचाया जा रहा है। उसी को हम क्या बोलेंगे, एक जो क्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और क्या क्या इसमें सीक्रेट से हो रहा है, तो इसमें सीक्रेट जब होगा, एक कंपाउंड जो सीक्रेट होगा बाहर की तरफ, तो उस ग्लैंड डॉट के सारे क्या किया जा सकता है, क्या क्या मतलब सीक्रेट होता है। और तो उसमें सीक्रेट्स की बात किया जाता है, आयल होता है, मिल्क होता है, म्यूकस होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम होता है, इंजाइम्स होता है, और ईयरवैक्स होता है, ठीक है। और ईटीसी और भी कुछ होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लीवर हो जाएगा, आपका स्वीट्स हो जाएगा।
स्वीट्स एब्स्ट्रैक्ट स्वीट्स ग्लैंड सुबल हो जाएगा, स्वीट्स ग्लैंड हो जाएगा, सिलेबरी ग्लैंड हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड हो जाएगा। तो एक्सोक्राइन का ये एग्जांपल हो गया। और एक्सोक्राइन का ये सीक्रेट्स हो गया कि आयल का सीक्रेट्स होता है, मिल्क सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है, ईयरवेक्स सीक्रेट होता है। तो एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के बारे में हम अच्छे से जान लिए। अब हम दूसरा किसके बारे में जानेंगे? एक्सोक्राइन जानने के बाद हम अब जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। दो में इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब आइए हम देखते हैं 2 नंबर में इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यही लिखा गया है कि डक्टलेस ग्लैंड ग्लैंड होता है, यानी कि डक्टलेस मतलब इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। डक्ट जो होता है ऑब्सेंट होता है, यानी कि नो डक्ट, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। और इसका काम होता है सिंथेसाइज एंड सीक्रेट हार्मोन्स को करता है, ठीक है। और तीसरी लाइन लिखा गया है द इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इन फ्लूइड सराउंडिंग द ग्लैंड ग्लैंड। तीसरी का लाइन ये लिखा गया है। चौथा लाइन लिखा है द हार्मोन फर्दर further enters into blood circulation via blood circulation hormones release its di- destination और टारगेट organ। तो इसका इस चारों का मतलब क्या हुआ, आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले का जो बोल रहा है डक्टलेस ग्लैंड्स जो होता है, डक्टलेस होता है ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, नो डक्ट होता है। तो देखो इसमें क्या होता था, डक्ट होता था तो ऐसे ऐसे बनता था। तो इसमें डक्ट नहीं है तो ऐसे पूरा घेर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, डक्टलेस। इसमें डक्ट बता कहाँ है, कहीं है नहीं है, तो ये डक्टलेस है ना। तो डक्टलेस हम बना दिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि सिंथेसाइज एंड सीक्रेट हार्मोन, यानी कि जो आपका ये सेल दिख रहा है ये क्या है, ये सेल है ना। इस सेल में क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन सिंथेसाइज होता है यानी कि बनता है, और वो सीक्रेट होता है यानी कि बाहर निकलता है। तो देखो सिंथेसाइज हो रहा है हार्मोन का, हार्मोन सिंथेसाइज एंड सीक्रेट हो रहा है। तो इसमें जो इस सेल जो होता है ये हार्मोन के क्या करता है, बनाता है और सीक्रेट करता है। सीक्रेट कहाँ करता है, बाहर की तरफ सीक्रेट करता है, ठीक है। इस बाहर की तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब समझ गया कि सिक्रेशन का काम करता है, वो भी कहाँ, बाहर की तरफ। यानी कि लिखा गया है द इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन नहीं फिर बन पड़े थे, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो रिलीज हार्मोन, हार्मोन को रिलीज करते हैं इन फ्लूइड सराउंडिंग द ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड के चारों तरफ। तो देखो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बाहर इधर निकल रहा था, इसमें चारों तरफ इसके सराउंडिंग चारों तरफ इंडोक्राइन के चारों तरफ रिलीज करता है हार्मोन्स को। तो देखो इस चारों तरफ रिलीज किया है, ब्लू कलर का है, सभी हार्मोन्स को बाहर रिलीज किया है, ठीक है। तो उसी बात को लिखा गया है कि द इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो रिलीज कर रहा है हार्मोन्स को इन फ्लूइड सराउंडिंग द ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है कि द हार्मोन्स फर्दर इंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन वाया ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स रीचेज इट्स डेस्टिनेशन टू टारगेट ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हम समझते हैं। तो इस लाइन को समझने के लिए पहले हम इसको जानते हैं कि या पर इसके नीचे एक क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। अब ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका हार्मोन है, हार्मोन क्या है, तो एक ये फ्लूइड में है, यानी कि चारों तरफ ये फ्लूइड है ना। तो इस फ्लूइड में यानी क्या लिखा है, दिस फ्लूइड फाउंड ऑल अराउंड, चारों तरफ इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात ग्लैंड बहुत इन द फ्लूइड, इसके चारों तरफ अराउंड में फ्लूइड है। और इसी फ्लूइड के जो सिक्रीशन हुआ है, इसी फ्लूइड वो जो चारों तरफ है वो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। और इस जो इसमें में फ्लूइड में जो आपका हार्मोन है ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं, यानी कि इसमें चले जाते हैं।
और इसमें आने के बाद ब्लड वेसल्स में आने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जहां तक इसका टारगेट होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पहले किस में आते हैं? तो जो हार्मोन्स होते हैं वो आते हैं अपने सराउंडिंग के चारों तरफ आते हैं, और चारों तरफ आने के बाद ब्लड वेसल्स में आते हैं, ब्लड वेसल्स में आने के बाद वो टारगेट वर्जन तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो इसी बात को ब्लड वेसल्स तक ब्लड वेसल्स में आने के बाद अपन टारगेट ऑर्गन ऑर्गन में पहुंचते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे कि द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं, तो वहीं द हार्मोन्स फर्दर इंटर इंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन वाया ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स रिचेज जो होता है, उसका हार्मोन जो होता है रिच होते हैं, पहुंच जाते हैं इट्स डेस्टिनेशन और टारगेट ऑर्गन तक पे अपना पहुंच, डेस्टिनेशन जहाँ तक जरूरत होता है उस टारगेट अपन जहाँ तक होता है वहां तक पहुंच जाते हैं ये ब्लड वेसल्स में आने के बाद, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने देखा, और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड का। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल, और थायराइड ग्लैंड हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा प्यूटिटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने अच्छे से देख लिया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हेट्रो हेट्रोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। और इस हेट्रोक्राइन ग्लैंड देखने के बाद अब लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, यहीं तक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा गया हैज टू पार्ट्स, वन इज एक्सो एक्सोक्राइन पार्ट्स और दूसरा अदर इज इंडोक्राइन पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइए हम समझते हैं। दूसरी का है एक्सोक्राइन पार्ट्स जो है हैज डक्ट वेयर एज इंडोक्राइन पार्ट्स डू नॉट हैव डक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आइए जानते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो इसमें क्या बोल रहा है, टू पार्ट्स है, एक जो एक्सोक्राइन पार्ट्स और एक इंडोक्राइन पार्ट्स। तो एक्सोक्राइन पार्ट्स बनाएंगे हम और इंडोक्राइन पार्ट्स बनाएंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है रेड वाला, यहाँ से ऐसे करके ऐसे 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 करके है, यह एक्सोक्राइन पार्ट्स। तो आपको पता है कि एक्सोक्राइन पार्ट्स में डॉक्स प्रेजेंट होता है, तो डॉक्ट को हम बना लेंगे, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है दूसरी का क्या बोला है, इंडोक्राइन पार्ट्स। तो इंडोक्राइन पार्ट्स को हम बना लेंगे। तो इंडोक्राइन पार्ट्स में डॉक्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड में हेट्रोक्राइन ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट्स, एगो इंडोक्राइन पार्ट्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पार्ट्स के बारे में हम पढ़वे किए हैं कि इसमें जो क्या होता है, जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड बनने के बाद सिक्रीशन होता है, यानी कि सिंथेसिस, कंपाउंड के सिंथेसिस होते हैं। और उसके बाद वो क्या होते हैं, सिक्रीट सिक्रीट होते हैं, यानी कि सिक्रीट बाहर निकलते हैं, किसके सहारे के, डक्ट के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो इसमें डक्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए बाहर निकलेंगे डक्ट के माध्यम से। कौन? जो कंपाउंड बने हुए सेल सेल जो बनाए हुए कंपाउंड वो सिक्रीट हुआ है, उसको ही डक्ट के सहारे बाहर आएंगे। तो एक्सोक्राइन हो गया। और इंडोक्राइन पार्ट किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, इसके सराउंड इसके चारों तरफ क्या होता है, तो इसके चारों तरफ जो होता है फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड। तो इसी फ्लूइड में हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसमें भी सीक्रेट हो गया, इसमें हार्मोन क्या हो गया, इसके इसमें भी सिंथेसिस होता है, इसके चारों अंदर हार्मोन सिंथेसिस होता है, और बाहर क्या कर जाता है, सीक्रेट कर जाता है। और तो उसमें कौन सा सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट कर जाता है। और यही हार्मोन जो होता है वो ब्लड वेसल्स में चलाते हैं, और ब्लड वेसल से अपना कहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो डेस्टिनेशन यानी कि टारगेट और टारगेट ऑर्गन तक अपन पहुंच जाते हैं। तो डॉक्ट का
तो डक्ट का एक्सोक्राइन पार्ट्स का एक काम हो गया और इंडोक्राइन पार्ट्स का एक काम हो गया। और ये समझ गए। तो देखो, तो इसलिए इसका नाम मिक्स्ड ग्लैंड पड़ा, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड नाम पड़ने का एक ही कारण है कि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये दोनों से मिलकर हेटेरोक्लाइन ग्लैंड बना है, इसलिए इसका मिक्स्ड ग्लैंड नाम पड़ा। तो इस स्लाइड का मतलब समझ गए कि हैज टू पार्ट्स जो है, वन इज मन क्या है, तो वन इज एक्सोक्राइन है पार्ट है, और सेकंड क्या है, एंड अदर इज इंडो इंडोक्राइन पार्ट है। अदर क्या है, इंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन नहीं हो गया, इंडोक्राइन नहीं हो गया, अलग अलग पार्ट हो गए। और दूसरा लाइन लिखा गया है कि जो जिस एक्सोक्राइन पार्ट्स होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि हैज डक्ट अवेयर एज इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, वो इंडोक्राइन जो दूसरा पार्ट है उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इंडोक्राइन पार्ट डू नॉट हैव डक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जान गए। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है। आइए इसको एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल तीन गो है। एगो पेंक्रियास है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है टेस्टिस, और तीसरा है ओवरी। तीनों एग्जाम्पल के बारे में देख कर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पेंक्रियास के बारे में लिखा गया कि पेंक्रियास जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। पेंक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और पेंक्रियास दो भाग में है, एगो एसाइनी और एक आइलेट ऑफ लेंग लेंगरहैन। तो इसमें दो पार्ट होते हैं पेंक्रियास में, दो पार्ट होते हैं एसाइनी एसाइनी और आइलेट ऑफ लैंगरहैन। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसाइनी होता है वो लार्ज पार्ट होता है। लार्ज पार्ट कहने का मतलब 90% इसी का यही होता है। 90% एसाइनी ही होता है, इसलिए लार्ज पार्ट है। और आइलेट ऑफ लार्जर जो है न आइलेट ऑफ लार्जर जो है न, वो 1 ही % होता है। 100% में 99% तो यही हो गया एसाइनी। और लार्जन हैन कितना होता है, आइलेट ऑफ लार्जन हैन 1% होता है। तो इसलिए एसाइनी लार्ज पार्ट हो गया। और अ, और जो लार्जर हैन है वो कौन सा, स्मॉल पार्ट हो गया। ठीक है, और वो जो एसाइनी जो है, एसाइनी पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। पेंक्रियाटिक जूस बनाता है एसाइनी। और पेंक्रियाटिक जूस किसमें काम आता है, डाइजेशन में काम आता है। डाइजेशन में पेंक्रियाटिक जूस किसमें काम आता है, डाइजेशन में। तो एसाइनी क्या बनाता है, पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक जूस किसमें काम आता है, डाइजेशन में काम आता है। और आपका जो एसाइनी है वो एक्जोक्राइन है। एक्जोक्राइन कहने का मतलब है कि इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। देखो, एक्जोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो एसाइनी वाला पार्ट ये हो गया आपका। और इंडोक्राइन पार्ट कौन हो गया आपका, ये वाला आइलेट ऑफ लार्जन है, जिसमें क्या होता है स्मॉल जो पार्ट है, तो स्मॉल पार्ट यही ना है, तो इंडोक्राइन पार्ट। तो इसमें ये हो गया आपका आइलेट ऑफ इलेट ऑफ लैंगरहैन। ये आपका एक जो क्राइन पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक जो क्राइन पार्ट में क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स सिक्रीट होता है। हार्मोन्स निकलते हैं इसमें, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट होता है। तो एक जो क्राइन के रन में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया कौन कौन सिक्रेट होते हैं। तो इंसुलिन होता है, और ग्लूकेजन होता है, ग्लूकेजन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा पेंक्रियास के बाद दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टेस्टिस जो लड़कियों में होता है। और तीसरा एग्जांपल ओवरी जो लड़कियों में होती है। ठीक है, तो लड़का में जो होता है, तो ये क्या होता है, इसमें हार्मोन आपका रिलीज होता है। यानी कि टेस्टिस जो होता है हार्मोन को बनाता है। ठीक है, यानी कि हार्मोन का मतलब टेस्टोस्टेरोन। और दूसरी जो चीज बनाती है वो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। तो टेस्टिस का कौन 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 का काम, कौन से काम है, तो एक हार्मोन्स को बनाता है, एक स्पर्म को बनाता है। यानी कि हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। ठीक है,
तो टेस्टिस के बारे में जान लिए, अब ओवरी के बारे में जानते हैं, ओवरी। और इसमें क्या होता है, टेस्टिस टेस्टिस में जो हार्मोन और स्पर्म है जो बनाते हैं, तो इसमें भी एक पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल नंबर तीन तीन में देखते हैं ओवरी के बारे में। और ओवरी क्या बनाती है, तो ओवम बनाती है और एस्ट्रोजन बनाती है, एस्ट्रोजन। तो आपका ओवरी जो हार्मोन है वो क्या बनाती है, तो ओवम बनाती है और एस्ट्रोजन बनाती है, एस्ट्रोजन बनाती है और ओवरी ओवम बनाती है, ये ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या बनाती है, ओवरी हार्मोन को क्या बनाती है, तो ओवम बनाती है और एस्ट्रोजन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे थे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड समाप्त होता है। और अगला इन लेक्चर नंबर 3 था। अब लेक्चर नंबर 4 अगले रिकॉर्डिंग में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, राधे राधे।